ये टॉपिक मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था और ऑनेस्टली मुझे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे लगता है क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अपने देश के बारे में जानना भी ज़रूरी है। पर यह वीडियो किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी का पीआर नहीं है, प्रोग्रेस के बारे में है। ये 15 साल का ऑडिट है। 2011 से 2026 तक इंडिया ने इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, साइंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कितना जंप किया है। तो आज देखते हैं लास्ट 15 इयर्स में इंडिया ने एक्चुअली कितनी बड़ी लीप ली है और इंटरेस्टिंग वे में। तो यहाँ वीडियो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की है, ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स हैं और हर पार्ट डिफरेंट जॉनरा का है। आई डोंट नो कि जॉनरा करेक्ट वर्ड है, पर या यू गेट दैट राइट। और लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि लास्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नेक्स्ट 15 इयर्स में कहाँ पहुँच सकता है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं जीडीपी से। 2011 में इंडिया की जीडीपी थी सिर्फ 1.8 ट्रिलियन डॉलर। तब दुनिया में इंडिया नंबर 10th या 11th पर कहीं रैंक करता था। मतलब एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी, लेकिन कोई स्पेशल जगह नहीं थी। और अब 2025-26 में इंडिया की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब एग्जैक्टली 4.4 ट्रिलियन नहीं है, बट 4.3 टू 4.5 के बीच में कहीं है। यानी सिर्फ 14-15 सालों में इकोनॉमी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, 3 गुना। अभी ग्लोबल रैंकिंग देखो तो यूएसए 28 ट्रिलियन के साथ फर्स्ट पर है, चाइना 18 ट्रिलियन के साथ सेकंड, जर्मनी थर्ड और इंडिया 4.4 ट्रिलियन के साथ फोर्थ नंबर पर आता है। और आईएमएफ ने यह भी एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल ग्रोथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी 15 से 17% के बीच में है। मतलब दुनिया की इकोनॉमी जो भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया की वजह से है। ये इतना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ग्लोबली। फॉरेन रिजर्व्स की बात करो तो 2011 में आरबीआई के पास था सिर्फ 300 बिलियन डॉलर। आज वो फिगर है 620 से 700 बिलियन के बीच। रिजर्व्स बेसिकली जब काम आता है, जब कोई बड़ा इकोनॉमिक झटका आता है तो देश को संभालने के लिए कंट्रीज रिजर्व यूज होते हैं। मतलब इंडिया ने अपना पिगी बैंक भी सीरियसली भर लिया है। और मैं एग्जैक्ट नंबर्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। बेसिकली मैंने अलग अलग जगह से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। हाँ, मैं सिर्फ एआई यूज़ नहीं किया है क्योंकि नहीं है भाई मेरे पास कोई रिसर्च टीम, इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन अचीवमेंट की। दुनिया बात करती है अमेरिका के इनोवेशन की, चाइना की टेक की, लेकिन एक चीज़ है जो इंडिया ने क्वाइटली करी है और किसी ने नोटिस नहीं किया। आधार। 1.3 बिलियन लोगों का बायोमेट्रिक डेटा एक सिस्टम में। मतलब पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 16% पॉपुलेशन। कोई और देश इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए सोची भी नहीं थी और इंडिया ने कर दिया। इससे सब्सिडीज मिलती हैं, बैंक अकाउंट्स खुलते हैं और डिजिटल ऑथेंटिकेशन होती है बिना किसी कागज़ के। फिर आया यूपीआई। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ और आज 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सोच लो, बिलियन हर महीने। बाकी ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में अब कार्ड यूज होता है। देखो, आप मॉल्स में कार्ड यूज कर सकते हो, पर 20 रुपए के गन्ने के जूस के लिए कार्ड देते हुए ना तो मैं अच्छा लगूंगा ना वो जूस वाला। यूपीआई अकेले ग्लोबली रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का 40% हैंडल करता है। और इंटरनेट, रिलायंस जियो 2016 में आया और बेसिकली डेटा को पानी जैसा सस्ता कर दिया। 95% डेटा कॉस्ट कम हो गई। 2011 में सिर्फ 100 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, आज 850 मिलियन से ज़्यादा हैं। इंडिया में तो हर कोई करता है, अनलेस आपके पास वो कीपैड वाला फ़ोन है या आपके पास फ़ोन ही नहीं है। इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट पॉपुलेशन है, सिर्फ चाइना के बाद। और ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नॉर्मल आदमी के लिए बनाया गया है। और इसका रिजल्ट एक ऐसा रेवोल्यूशन जो ना टीवी पे दिखा ना किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुआ। अब एक ऐसी बात करते हैं जो ऑनेस्टली थोड़ी सीरियस है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी, गरीबी, वो चीज़ जिसको सुन के लोग या तो इग्नोर करते हैं या ड्रामेटिक हो जाते हैं। लेकिन हम नंबर्स पे बात करते हैं क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। यूनाइटेड नेशंस का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है कि 2005 से 2021 के बीच में 415 मिलियन इंडियंस गरीबी से बाहर निकले हैं। 415 मिलियन, मतलब अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग। और ये कोई मिरेकल नहीं था, ये ग्राइंड था, स्लो, अनग्लैमरस, बोरिंग पॉलिसी वाला ग्राइंड जो एक्चुअली काम करा था। और लास्ट डेकेड की बात करो तो रफली 25 करोड़ लोग, मतलब 250 मिलियन लोग एक बेटर लाइफ में शिफ्ट हो गए हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो इंडिया की पहचान थी, वो आज 5% से नीचे आ गई है। अभी भी काम बाकी है, ये कोई फेरीटेल एंडिंग नहीं है। इनइक्वालिटी है, चैलेंजेस हैं और बहुत कुछ फिक्स करना बाकी है। लेकिन ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि 415 मिलियन लोगों की ज़िंदगी बदली है और ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है।
ओके, ये वाला पार्ट थोड़ा फन है। स्पेस, फाइनल फ्रंटियर, और इंडिया ने क्वाइटली इसमें भी अपना झंडा गाड़ा है। 2014 में इंडिया ने मार्स पर अपना ऑर्बिटर भेजा था, पहली ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट। इसका टैग कोई रिट्राई नहीं होता, सीधा मार्स ऑर्बिट में। और इतना सुनो, पूरी मिशन की कॉस्ट थी $74 मिलियन। हॉलीवुड की स्पेस मूवीज इससे ज्यादा बजट में बनती है। 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया चंद्रयान 3। इंडिया मून के साउथ पोल के पास लैंड किया, वो जगह जहां पे पहले कोई नहीं गया था। अमेरिका, रशिया, चाइना सब ने ट्राई किया साउथ पोल, लेकिन सब फेल हुए थे। अब इंडिया उस एक्सक्लूसिव क्लब में है जहां सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना थे। और ये सब इसरो ने किया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंपैरेटिवली बहुत कम बजट पे काम करता है। नासा का एनुअल बजट रफली $25 बिलियन है, इसरो का उसका फ्रैक्शन भी नहीं। फिर भी रिजल्ट्स देखो। तो एक बार हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को थैंक यू बोलना तो बनता है। थैंक यू। आगे बढ़ें तो अभी गगनयान आ रहा है, इंडिया का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन रॉकेट, इंडियन मिशन। वो दिन दूर नहीं जब कोई इंडियन ऑर्बिट में होगा। दुनिया ने इंडिया को स्पेस में सीरियस नहीं लिया था, अभी वो लोग इसरो से पार्टनरशिप्स मांग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। और वीडियो को हाइप जरूर करना, वो इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। इंडिया की एक पुरानी प्रॉब्लम थी, हम चीजें सोचते बहुत थे, बनाते कम थे। वो वाला इंडिया अब नहीं रहा। हाईवेज की बात करूं तो 2011 में इंडिया रफली 12 किलोमीटर रोड रोज बना रहा था। सुनने में ठीक है, लेकिन अ कंट्री लाइक इंडिया जो बहुत बड़ा है और पूरी इक्वली डाइवर्स है, तो उसके हिसाब से बहुत स्लो था। और आज वो नंबर है 34 किलोमीटर पर डे, मतलब एक दिन में, रोज। बारिश हो, धूप हो, इलेक्शन हो, पर काम चल रहा है। बात करें एयरपोर्ट्स की तो 2011 में पूरे देश में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, अभी 150 से ज्यादा हैं, डबल। और इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, अमेरिका और चाइना के बाद। हाँ, इंडिया सिर्फ ट्रेन से नहीं चलता। और ट्रेन्स की बात निकली तो वंदे भारत को कैसे भूल सकते हैं। मेड इन इंडिया, सेमी हाई स्पीड, मॉडर्न इंटीरियर्स, ऑन टाइम रनिंग। ये वो इंडिया नहीं है जहां ट्रेन 6 घंटे लेट आती थी, मतलब अभी भी आती है, लेकिन अब लोग एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो करते हैं कि ट्रेन टाइम पे आएगी। लुक, इंडियन रेलवे ने कुछ सालों में बहुत इंप्रूव किया है, ओके? और ये मैं कोई स्टडी या रिसर्च देखकर नहीं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। रिसर्चेस कितनी भी इंप्रूवमेंट्स बता दे, पर अगर वो अचीवमेंट हम लोगों को नहीं दिख रही, तो क्या इंप्रूवमेंट? इंडिया 2000s में ट्रेन की छतों पर बैठकर ट्रैवल करता था, अब कम से कम अच्छे सीट्स तो हैं। इंडिया अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बस यही है बताने को इस पार्ट में। 2011 में सिर्फ एक यूनिकॉर्न था, अब 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। और जिसको यूनिकॉर्न नहीं पता कि क्या होता है, कंपनीज जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है। फ्लिपकार्ट, ओला, जोमाटो, पेटीएम जैसी कंपनीज इंडियन प्रॉब्लम्स के इंडियन सॉल्यूशंस हैं। एक चीज है जो इंडियंस को जेन्युइनली इमोशनली कनेक्ट करती है, और वो है स्पोर्ट्स में रिकग्निशन। क्योंकि हिस्टोरिकली हम क्रिकेट के बाद सब भूल जाते थे। 2012 के ओलंपिक्स में 6 मेडल्स और 2020 में 7। 2021 में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल। लुक, ये इंडिया जैसे कंट्री के हिसाब से बहुत कम है। 1.4 बिलियन लोगों का देश है और मेडल्स काउंट एक हाथ पे गिन सकते थे। लेकिन एक गेम है जिसमें इंडिया बहुत आगे गया है, और वो है चेस। चेस की बात करो तो विश्वनाथन आनंद ने अकेले एक जनरेशन इंस्पायर करी है। इंडिया का लड़का जो वर्ल्ड चैंपियन बना, वो भी मल्टीपल बार। इंडिया अभी 80 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स प्रोड्यूस कर चुका है। दुनिया में इंडिया चेस का फैक्ट्री बन गया है। लुक, डोंट थिंक कि इंडिया में एथलीट्स की कमी है। हरियाणा और यूपी जैसे स्टेट्स में भरे पड़े हैं अच्छे एथलीट्स, पर उनके पास सपोर्ट ही नहीं है, तो कैसे लाएंगे वो मेडल्स? ओके, ये वाला जेन्युइनली सरप्राइजिंग है, इवन फॉर पीपल जो इंडिया को क्लोजली फॉलो करते हैं। वाइल्ड टाइगर्स 2010 में एक्सटिंक्ट होने की कगार पे थे, पूरी दुनिया में सिर्फ 1700 बचे थे। आज 3600 से ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। दुनिया के 75% वाइल्ड टाइगर्स इंडिया में हैं, 3/4 पूरी दुनिया का। जब बाकी दुनिया वाइल्ड लाइफ लूज कर रही थी, इंडिया ने एक्चुअली रिवर्स किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं था, वो एक सीरियस डेकेड्स लॉन्ग कमिटमेंट था।
डिप्लोमेसी में एक अनस्पोकन रूल है, जो होस्ट करता है वो मैटर करता है। 2023 में इंडिया ने G20 होस्ट किया। लेकिन सिर्फ होस्टिंग नहीं, इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ का वॉइस बोला। अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबर बनवाया, पहली बार। ये छोटा मूव नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। नॉन अलाइनमेंट की नई डेफिनेशन, हर साइड के साथ काम करो, किसी की कॉलोनी मत बनो। सच ये है कि जब आपकी इकॉनमी $4.5 ट्रिलियन की हो, जब आप 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट हो, तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद आते हैं। एक टाइम था जब इंडिया अपना ज्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से खरीदता था। लाइसेंस लाओ, असेंबल करो, काम चलाओ। लेकिन इंडिया उस मॉडल को स्लोली खत्म कर रहा है। INS विक्रांत इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इंडिया ने खुद बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना दुनिया के सिर्फ मुट्ठी भर देशों के बस की बात है, जैसे कि अमेरिका, UK, रशिया, चाइना, और अब इंडिया भी उस लिस्ट में आता है। ये इंजीनियरिंग का, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का और एक तरह के कॉन्फिडेंस का सिंबल है। बात करें हाल तेजस की, इंडिया का अपना फाइटर जेट है, इंडिजिनसली डेवलप्ड। अभी भी परफेक्ट नहीं है, पर वो फ्लाई करता है और हर इटरेशन बेटर होता जा रहा है। बाकी इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी हमने 2025 में देख ही ली। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2014 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, आज $2.5 बिलियन से ऊपर हैं और बढ़ रहा है। ओके, ये वाला सेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये वो चीजें हैं जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बोलता, लेकिन इनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। पहली बात, इंडिया ने दुनिया का पहला पॉपुलेशन स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया। मतलब आधार, UPI, डिजी-लॉकर, ONDC, ये सब एक कनेक्टेड सिस्टम है जो 1.4 बिलियन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। कोई और देश ने इतने स्केल पे ये ट्राई नहीं किया। अमेरिका ने नहीं किया, यूरोप ने नहीं किया, चाइना ने अलग तरीके से किया, लेकिन ओपन नहीं है। इंडिया का मॉडल ओपन सोर्स है, एक्सपोर्टेबल है और ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जेन्युइनली हिस्टोरिक है और हम इसको कैजुअली ट्रीट करते हैं। दूसरी बात, इंडिया में दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है। 1 GB डेटा इंडिया में इतने में मिलता है जितने में अमेरिका में एक SMS पैक भी मुश्किल से आता है। ये जियो की वजह से हुआ, कंपटीशन की वजह से हुआ, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि एक राजस्थान के गांव में बैठा किसान और एक मुंबई का बैंकर दोनों सेम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तीसरी बात, रियल टाइम पेमेंट्स में इंडिया दुनिया का लीडर है। 40% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस। अमेरिका, UK, यूरोप सब पीछे हैं। ये फ्लेक्स नहीं है, ये फैक्ट है। और ये तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप सोचते हैं कि 2015 में इंडिया मोस्टली कैश इकोनॉमी था। चौथी बात, इसरो के सैटेलाइट लॉन्चेस दुनिया में सबसे सस्ते हैं, इसलिए दूसरे देश अपने सैटेलाइट्स इंडिया से लॉन्च करवाते हैं। इंडिया कमर्शियली एक स्पेस टैक्सी बन गया है। ये एक एंटायर इंडस्ट्री है जो क्वाइटली बिल्ड हो रही है। पांचवी बात, ये सबसे अंडररेटेड है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। डेयरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ऑपरेशन फ्लड, जो 1970s में शुरू हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ये सब रैंडम फैक्ट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है। और छठी बात, 2011 में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री रफली $20 बिलियन की थी। आज $65-70 बिलियन, 3 गुना से ज्यादा है एक डेकेड में। लेकिन साइज से बड़ा पॉइंट यह है कि दुनिया की 20% जेनरिक मेडिसिन्स इंडिया से आती हैं। अमेरिका में जो जेनरिक ड्रग्स बिक रही हैं, उनका 40% इंडिया बनाता है। बात करूं वैक्सीन्स की, तो 60% ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई इंडिया से होती है। सीरम इंस्टीट्यूट अकेले दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कोविड में जब दुनिया डोजेस के लिए तरस रही थी, इंडिया ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन्स भेजी थी, वैक्सीन मैथे के अंडर, जिसमें फ्री भी थी और सब्सिडाइज्ड भी थी। 700 से ज्यादा इंडियन फार्मा फैसिलिटीज FDA अप्रूव्ड है, अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा किसी भी देश में। HIV अफोर्डेबल हुआ इंडिया की वजह से, TB ट्रीटमेंट एक्सेसिबल हुआ इंडिया की वजह से, मलेरिया ड्रग्स सस्ते हुए इंडिया की वजह से। 2040 का इंडिया कैसा दिखेगा? ऑनेस्टली मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई नो हमारे देश में बहुत दिक्कतें हैं, पर दिक्कतों का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश से उम्मीद करना छोड़ दूंगा। मैं कुछ सालों से जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानने लगा हूँ, लेकिन आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है किस कंट्री को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आज भी मेरा जवाब वही है।